नमस्कार। तृणमूल कांग्रेस में पूरी पार्टी टूट के कगार पर पहुंच चुकी है और भयावह एक तरह का माहौल बना हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि 19 करीब करीब सांसद जो हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो पार्टी से टूट के अलग पार्टी बना सकते हैं। तृणमूल का जो दूसरा धड़ा है उसके साथ जा सकते हैं और बाहर से बीजेपी को समर्थन करेंगे, सत्ता में अलग पार्टी बना सकते हैं। चूंकि उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए हो सकता है जैसे शिवसेना को तोड़ लिया गया था एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में, वैसे ही असली तृणमूल भी उन्हीं की हो जाए और ममता बनर्जी जो है तृणमूल से हमेशा के लिए अपनी ही पार्टी से बेदखल हो जाए। अटकलें ये भी लग रही हैं कि ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है। उनका पूरा पार्टी जो है, उनकी पूरी पार्टी विलय कर सकती है कांग्रेस में। और बताता चलूं कि 29 लोकसभा सांसद थे उनकी पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से, और 11 राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा सांसदों ने भी इस्तीफा दिया है, जिसमें सुष्मिता देव और शुभेंदु शेखर एक हैं, उनका नाम आ रहा है। लेकिन मामला सबसे गंभीर ये है कि 19 सांसद संपर्क में हैं और अलग पार्टी बनाने के बाद बीजेपी पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वो उनको समर्थन करेंगे। बात छिड़ चुकी है पूरे भारतीय समाज में और राजनीति में इन नेताओं के राजनीतिक अवसरवाद की। एक एक करके बात करता चलूं। बहुत सारे लोग हैं इस धड़े में जिन्होंने विद्रोह किया है टीएमसी से, और विद्रोह का कारण भी बड़ा ही रोचक है। बस यही बात कही जा रही है कि टीएमसी में परिवारवाद है। तो जब उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी तब से परिवारवाद है, पहले ही क्यों नहीं छोड़ के चले गए? एकाएक परिवारवाद पे उनको मतलब इतना चेतना आई है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी एकदम चुनाव हारने के बाद। अब तक जीत रहे थे तो सब कुछ सही था, परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा उनको कोई कारण नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने अभिषेक बनर्जी के बढ़ते कद को पार्टी के विकास में एक रोड़ा माना है, और इसको बहाना बना के वो उससे अलग हुए हैं और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कई लोग हैं, जैसे जो 19 लोग हैं उनके नाम है: काकोली घोष बारासत से सांसद हैं, जगदीश चंद्र बसुनिया कूच बिहार से हैं, खलीलुर रहमान जंगीपुर से हैं, यूसुफ पठान जो गुजरात से आए थे, बहुत ही मुस्लिम बाहुल्य इलाका बहरामपुर का, वहां से वो चुनाव लड़े थे, अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद से, पार्थ भौमिक बैरकपुर से, और बापी हालदर मथुरापुर से, सायोनी घोष जादवपुर से, माला राय कोलकाता दक्षिण से, मिताली बाग आरामबाग से, दीपक अधिकारी घाटाल से, कालीपत सोरेन झाड़ग्राम से, और जून मालिया मेदिनीपुर से, अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा से, और डॉक्टर शर्मिला सरकार वर्धमान पूर्व से, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से, असित कुमार मॉल बोलपुर से, शताब्दी रॉय बीरभूम से, रचना बनर्जी हुगली से। ये 19 लोगों की लिस्ट जो है पूरी सोशल मीडिया पे घूम रही है और बताया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भूपेंद्र यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के अलवर से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर पर मीटिंग हुई थी, जो विपक्षी नेता हैं उनकी, और इतने लोग जो है संपर्क में है। अब रही बात की ममता बनर्जी के साथ कौन बचा है? महुआ मोइत्रा है, सौगत रॉय है, प्रतिमा मंडल है, अभिषेक बनर्जी हैं, सुदीप बंदोपाध्याय हैं, प्रसून बनर्जी हैं, सजदा अहमद हैं, कल्याण बनर्जी हैं, और कीर्ति आजाद झा जो दुर्गापुर से सांसद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री से आए थे, और उससे भी बड़ी बात कि वो बीजेपी से टूट के तृणमूल कांग्रेस में आए थे, और उसके बाद बाबुल सुप्रियो सांसद चुने गए थे बीजेपी से आसनसोल से, लेकिन उन्होंने 2021-22 में इस्तीफा दिया और उसके बाद वहां से सांसद चुने गए शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के टिकट पर। शत्रुघ्न सिन्हा फिर दोबारा सांसद बने और अभी वर्तमान में सांसद हैं आसनसोल से। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी से आए थे, फिर वापस तृणमूल से निकल के या उससे बाहर होके बीजेपी के ही समर्थन में जा रहे हैं। अजीब नहीं लगता आपको? और नहीं लगता है कि कितने अवसरवादी हैं फिल्म स्टार्स जो राजनीति में आते हैं? अगर यही सब करना है तो इनको राजनीति में आने की जरूरत क्या है? सायोनी घोष जो कल तक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो भी उनका भी नाम घूम रहा है और बताया जा रहा है कि वो तृणमूल कांग्रेस
जो ममता बनर्जी से टूट के जो धड़ा बन रहा है उसमें शामिल होंगी और मतलब उससे सांसद रहेंगी। ममता बनर्जी के धड़े के लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई आप अगर इतने सही हो तो दोबारा चुनाव लड़के और जीत के आ जाओ, लेकिन इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं वो लोग जो तृणमूल से बाहर गए हैं, अपनी पार्टी बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये राजनेता जनता को कैसे ठग रहे हैं, क्योंकि कल तक ये बड़ी बड़ी संविधान की बातें किया करते थे, न्याय की बातें किया करते थे, लेकिन जब मुश्किल पड़ती है तो ये एक दिन के लिए जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, एक दिन के लिए मुश्किल झेलने के लिए तैयार नहीं है। नैतिकता की बातें करना, बड़ी बड़ी मैंने शेर पढ़ना, बड़ी बड़ी बातों को कोट करके कहना, लेकिन हकीकत में थोड़ी सी भी मुश्किल ना उठाना। उनको ये लगता है कि जो विपक्षी दल है या उनको लगता है कि जो केंद्र की सरकार है उनके खिलाफ जांच करेगी, कार्रवाई करेगी। ईडी, सीबीआई, आईटी का इतना डर है, सीआईडी का इतना डर है। अभी ममता बनर्जी पर सीआईडी ने छापा मारा है, ममता बनर्जी के खिलाफ तमाम तरह की जांच की जा रही है। एक तरह की एक विच हंटिंग है ये, विच हंटिंग, ऐसी विच हंटिंग जो पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ चल रही है। वही विच हंटिंग जो झूठे केसेस में, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपको दिखेगा कि कैसे अखिलेश यादव जी की पार्टी से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं उनके ऊपर कैसे छापा डाला जाएगा। कई बार छापा डाला जा चुका है, चाहे वो ईडी का हो, चाहे वो सीबीआई का हो, चाहे वो आईटी का हो, तमाम तरह की संस्थाओं का हो। ये भी प्रोजेक्ट किया जाता है मीडिया के द्वारा कि वहां छापा पड़ा, इससे लोगों में ये मैसेज जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तभी तो छापा पड़ रहा है। और ये जो राजनीति का एक नई राजनीति शुरू हुई है, बहुत ही खराब है। और जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ा गया है, अभी एक और मामला पश्चिम बंगाल से चल रहा है। एक विधानसभा सीट है न्यू राजारहाट, जहां के तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी 17 राउंड की काउंटिंग में आगे चल रहे थे। अंतिम राउंड की काउंटिंग में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां का बैलेट पेपर, अरे वहां की ईवीएम लाई गई और वहां की जब गिनती हुई, जहां पे 88% मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, तो वहां 97% वोट जो है बीजेपी को गया है। 5 वोट मिले हैं तृणमूल कांग्रेस को, 2 या 3 वोट मिले हैं कांग्रेस को। कुल मिला के ये बातें बताती है कि कैसे इस पश्चिम बंगाल के चुनाव को लूटा गया है, फिर एक पार्टी को तोड़ा गया है। तो ऐसे में लोकतंत्र का क्या मतलब है? जिस तरह से जो अभी जो राज्यसभा का चुनाव चल रहा है और मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जिस तरह से उनके नामांकन को निरस्त किया गया है, लगता ही नहीं है कि ईडी जो है इस देश में, मैंने सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन इस देश में कोई है। कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि एकदम साफ सा मसला है कि परिमल नाथवानी के ऊपर भी केस था, उनके मामले में एक दिन की सुनवाई, एक दिन का समय दिया गया था, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के ऊपर ऐसा कोई एफआईआर नहीं है। उनको नोटिस भेजी गई थी और उस नोटिस का उन्होंने जवाब दे दिया। इस पर कांग्रेस के वकील विवेक तनखा और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ये पूरा का पूरा एक झूठा मसला है और इनका जो मैंने निरस्त किया गया है पर्चा, वो पूरी तरह से गलत है। और साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या कोर्ट, क्या इस देश में अब मामला ये है कि आज पर्चा निरस्त हो गया, अब 3 सांसद वहां से चुन लिए जाएंगे जो राज्यसभा पहुंच जाएंगे और इधर बीच ये कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी, 4 साल 5 साल लग जाएगा, तब तक राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अद्भुत ये न्याय हो रहा है इस देश में और सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अब देश की जनता को तय करना है, क्योंकि ऐसे में फिर विपक्ष के दल करेंगे क्या? भारत में लोकतंत्र इतने निचले स्तर पर कभी नहीं पहुंचा था। ये दिन भारत के लोकतंत्र ने कभी नहीं देखा था। केसेस थे, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते थे कि सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। दुरुपयोग की भी एक सीमा थी, यहां तो सारी सीमाएं टूट चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। एक पार्टी को 1 महीने के भीतर तोड़ दिया गया, पैसे के बल पर, प्रशासन की धमकी देके और डरा धमका के। एक ऐसी पार्टी जो कहीं ना कहीं उसकी एक विचारधारा थी जिस पर वो अपना काम कर रही थी, ले 1 महीने के भीतर तोड़ दिया गया। ऐसे में देश में किसी चुनाव का कितना मतलब है, आप इस बात को समझ लीजिए। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा निरस्त कर दिया गया है और 3 यहां से राज्यसभा के सांसद जीत के चले जाएंगे, इनका बहुमत हो जाएगा। जो मन करेगा वो बिल ये पारित करेंगे, पास करेंगे
और जो चाहेंगे इस देश में वो करेंगे। ऐसे में लोगों को कम से कम ये तो पूछना पड़ेगा ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये काम है कि वो सुनवाई करे, और कैसे वो इस तरह का गलत निर्णय ले सकता है। उनका जो रिव्यू ऑफिसर है उसने क्या भांग पी रखी है, वो क्या नशे में है? उस रिव्यू ऑफिसर को थोड़ी सी भी तमीज नहीं है। उस कायदे से उस रिव्यू ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी होनी चाहिए, और विपक्ष को कहना चाहिए कि इस तरह के लोग जो सत्ता में आज इन राजनीतिक दलों के लिए काम कर रहे हैं, उनको जब हम सत्ता में आएंगे जांच करेंगे और दोषी होने पर कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तब एक मैसेज जाएगा। ये बातें नहीं हो रही हैं, इनको लग रहा है कि हमको जो पार्टी जिसके प्रभाव में हम ये सब कर रहे हैं वो हमें बचा लेगी। बहरहाल जो भी चल रहा है इस देश में बहुत ही दुखद है, क्योंकि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा के चुनाव में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर चाहते हैं तो वो चुनाव फेयर हो जाए और वो जीत जाए, ऐसा संभव नहीं है। जो बंगाल का मॉडल रखा गया है, जो बिहार से शुरुआत हुई जिस एसआईआर की, वो एक मतलब उसको एक ढाल बनाया गया है, और जिस तरह से 34 लाख लोगों का वोट काट दिया गया पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस में, वो और भी भयावह है। और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि कोर्ट से उनको जैसा निर्णय चाहिए वैसा निर्णय मिल रहा है। कोर्ट भी जो है अभी विवादों में है कि 150 के करीब जज और वकील जो लॉ मिनिस्ट्री है उसके स्पॉन्सरशिप में लंदन गए हुए हैं और वहां जाके बैडमिंटन प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे हैं। उस प्रतियोगिता का उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा और लॉ मिनिस्टर ने किया। लोग सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि भाई ये यहीं के कहीं भारत के हिल स्टेशन पे कम से कम जाके ठंडी में अपना समय बिता लिए होते, छुट्टी बिता लिए होते, वहीं बैडमिंटन खेल लिए होते। वहां भी कोर्ट है, हिमाचल में है, कश्मीर में है, हर जगह है, तो आपको इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? तब जब देश के प्रधान सेवक ने यह कहा है कि भाई आप मतलब पैसा बचाइए, रिसोर्सेज बचाइए, ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की है उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा आप मितव्ययी बनिए। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं के लोग जो उनकी नाक के नीचे उनकी बात को कितना मान रहे हैं ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल कम खर्च करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, ये तो छुट्टी मनाने ही चले गए, जबकि प्रधान सेवक जी ने साफ साफ कहा था कि छुट्टियां मनाने अभी कुछ दिन टाल दीजिए, आप सोना मत खरीदिए। और ये जो है भारत सरकार के टैक्स के पैसे से लंदन में बैडमिंटन का लुत्फ उठा रहे हैं। बहरहाल जो तृणमूल कांग्रेस के साथ हो रहा है वो बहुत ही भयावह एक मॉडल है। उन्होंने कम से कम 80 सीटें जीती थी, लेकिन उनके एक नेता जो लेफ्ट से भगाया हुआ था, ऋतव्रत बनर्जी, और टीएमसी की भी गलतियां हैं, तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी को बंगाल में पनपाने का, ले जाने का सारा काम किया है। जब वो मुश्किल में थे तो इन्होंने उनको मदद की है। भारतीय जनता पार्टी 1990 के बाद भी कभी इतनी मजबूत पार्टी नहीं थी। जब जब क्राइसिस में थी उसको ममता बनर्जी ने मदद की थी, ये सच्चाई है। और उसके सहयोग में मंत्री भी रही है, रेल मंत्री रही है ममता बनर्जी, और उनके सहयोग से बहुत मतलब उन्होंने बीजेपी को बहुत सहयोग किया है। और जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं या फिर प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं उनको नुकसान भी पहुंचाया है। ममता बनर्जी की जितने भी सांसद की लिस्ट है, इसमें अगर एससी और एसटी जो कि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं उनके सांसदों के नाम निकाल दीजिए, तो उनके जो सांसद हैं ये वो 90% अपर कास्ट हैं। तृणमूल कांग्रेस में जो एससी एसटी को छोड़ने के बाद ओबीसी का कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। 17% रिजर्वेशन था केवल ओबीसी का पश्चिम बंगाल में। 27% लागू हुआ था भारत सरकार के द्वारा, उसमें केवल 17% ही लागू हुआ था। बीजेपी ने और भी मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के नाम को उसमें से निकाल दिया है और रिजर्वेशन को और कम कर दिया है। तो ममता बनर्जी भी कम मनुवादी, कम माने उन्होंने गलतियां की हैं और उसके रिजल्ट जो है उनके सामने है। लेकिन जो कुछ भी उनके पार्टी के साथ हो रहा है, उनके साथ हो रहा है, वो बहुत ही गलत है। कारण ये भी स्पष्ट है कि ममता बनर्जी ने अगर कोई गलती की है, करप्शन किया है, घोटाला किया है, उसकी सिस्टमेटिक जांच होनी चाहिए। ये क्या कि उनके भतीजे के ऊपर हमला कराया जाता है। कल जो आज सत्ता में हैं लोग और उन्होंने तमाम गलतियां की हैं और वो सत्ता से बाहर जाते हैं और उनके ऊपर हमला होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए।
और उनको जिस तरह से वो लोकतंत्र को पलीता लगा रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र का दमन हो रहा है इस देश में, जिस तरह से विपक्ष की पार्टियों को खत्म किया जा रहा है, ये बहुत ही खराब है। ममता बनर्जी व्यक्तिगत तौर पर एक ऐसी नेता है जो इरेटिक अपने व्यवहार के लिए जानी जाती हैं, ऐसे चीजों के लिए जानी जाती हैं जहां वो मतलब अजीबोगरीब निर्णय लेने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी भी कोई बड़े करप्शन का आरोप नहीं रहा है, करप्शन का आरोप नहीं रहा है। ऐसे में वहां उनके खिलाफ सीआईडी की जांच, एक माहौल बनाने की तैयारी है, नैरेटिव बनाने की तैयारी है। ममता बनर्जी ने कुछ एक हफ्ते का समय लिया है और वो सोच रही है कांग्रेस के ऑफर के बारे में। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी से 4 घंटे मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में कई तरह की बातें तय हुई हैं। ममता बनर्जी अगर इस पर निर्णय लेती हैं तो ममता बनर्जी का टीएमसी का जो धड़ा है उसका विलय कांग्रेस में हो सकता है। और ऐसे में विपक्ष कितना मजबूत होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन विपक्ष जब तक सड़कों पर नहीं आता है, जब तक सामने नहीं आता है, जब तक खुल के इन लोगों के खिलाफ ये बातें नहीं कहता है कि भाई आज तुम कर रहे हो, जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, तुम आज कर रहे हो, कल तुमको सजा मिलेगी, तब लोगों में डर मतलब एक मैसेज जाएगा और तब उनको लगेगा कि वो गलत कर रहे हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से हर स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, चाहे वो जुडिशरी हो, अब 34 लाख वोट नहीं दे पाए तो फिर जुडिशरी के भी कितने मायने और क्या मतलब है, ये जनता समझ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन को केवल एक नोटिस मिली थी और उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है, ऐसे में मैं यही कहता हूं कि अब इस देश में लोकतंत्र, इस देश में व्यवस्थाओं का कोई मतलब नहीं रह गया है और काकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी आ गई है हवा से, जो और दूसरे लोगों के संघर्ष को, के स्पेस को खाने का प्रयास कर रही है। युवाओं के, जेनजी के प्रोटेस्ट के नाम पर पहले से ही विपक्ष लड़ रहा है और वही काम कर रहा है जो जेनजी कर सकता है, जो काकरोच जनता पार्टी कर सकती है। बहरहाल देखना इंटरेस्टिंग होगा। काकरोच जनता पार्टी ने भी 11 जून को पुणे से कॉल दी है कि वो देश भर में प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन करके काकरोच जनता पार्टी क्या कर लेती है, कितना कर लेती है, ये भी अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल विपक्ष को फोकस्ड होना होगा, साफ साफ अपने शत्रु के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी तय करनी होगी। अगर ये संशय में रहते हैं तो संस्कृत में कहावत है, संशयात्मा विनश्यते, मैंने संशय में रहने वाले का विनाश हो जाता है। तो इंडिया गठबंधन इसी तरह से चाय पार्टी पर मिलता रहे 6-6 महीने पे, उससे कुछ नहीं होगा। अगर उनको करना है कुछ भी गंभीरता से, देश की जनता को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लोगों को बचाना है, तो हर 15 दिन पे मिलना होगा, स्ट्रेटेजी क्लियर रखनी होगी, लड़ना होगा, झुकना नहीं होगा। धन्यवाद।